Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of the pathology and the pharmacology. So right now we are going to look our second year courses, the patho and the pharma, very important. Yes, ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर हम बीमारियों को और उन बीमारियों के इलाज के लिए कौन सी दवाइयां इंपॉर्टेंट है ये हम पढ़ते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेडिकल कमीशन, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पैटर्न बी का जो सीक्वेंस चेंज हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम दोनों सब्जेक्ट को अमलगम करते हुए पढ़ेंगे, जिससे ज्यादा अच्छे साइनेप्स हमारे ब्रेन में डेवलप हो, हम सब्जेक्ट को बेटर तरीके से समझ सकें. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर स्टोरी विच वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम आवर स्कूल टाइम. यस, इन स्कूल टाइम वी कंप्लीटेड आवर, हम फर्स्ट एमबीबीएस में जिस तरीके से मुलाकात की थी उसके आगे की बात करते हैं. बॉटनी जूलॉजी, फाइन, हमने बॉटनी जूलॉजी कंप्लीट किया था. इसके अलावा थोड़ा सा हमने फिजिक्स देखा और हमने केमिस्ट्री देखा था. फाइन, तो इनमें से मेनली हमारा काम आ रहा है जूलॉजी में से ओनली ह्यूमन पार्ट, और इस ह्यूमन पार्ट में हमने ह्यूमन एनाटॉमी लर्न किया, ह्यूमन फिजियोलॉजी लर्न किया, और इस केमिस्ट्री में से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, इन चीजों को देखा. फिजिक्स की बहुत ही कम चीजें अभी हमारे लिए यूजफुल है, बट दे आर ऑल्सो यूज्ड. जैसे कि अभी हम फार्मा पढ़ेंगे तो वहां पर हम कई सारे कर्व देखेंगे जहां पर फिजिक्स के रोल आएंगे. फाइन, तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट एमबीबीएस में देखी. जैसा कि आप सभी को पता है कि एनाटॉमी में हमने जो नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं वो देखा विथ प्रॉपर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन. यस, वी ऑब्जर्व्ड अवर ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमने बोन देखे, हमने मसल देखे, और इसके साथ में फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में यस हमने अपने बॉडी में पाए जाने वाले छोटे से छोटे ऑर्गन्स जैसे कि आई बॉल, ओके, डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन, इन सभी चीजों का प्रॉपर स्टडी किया. इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री में हम नॉर्मल सेल में कौन कौन से बायो केमिकल रिएक्शन होते हैं, इन सारी चीजों को लर्न किया. एक तरीके से आप बोलेंगे तो फर्स्ट एमबीबीएस जो था वो नॉर्मल चीजों की स्टडी के बारे में था. ओके, अब जब हम इन चीजों को क्रॉस कर चुके हैं तो सेकेंड एमबीबीएस में हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं. सो व्हाट आर दिस 3 सब्जेक्ट्स? फर्स्ट इज अवर पैथोलॉजी, अनदर इज फार्माकोलॉजी, and one more is microbiology. ओके, तो इन सब्जेक्ट्स में हमको आखिर करना क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. पैथो प्लस लॉगस मींस पैथोलॉजी. इन सिमिलर वे फार्मेको प्लस लॉगस मींस फार्मेकोलॉजी, और इसी तरीके से माइक्रो प्लस माइक्रोबायो प्लस लॉगस मींस माइक्रोबायोलॉजी. समझने की कोशिश करते हैं. ये जो पैथोलॉजी वर्ड है ये 2 चीजों से मिलकर के बना है, पैथो प्लस लॉगस. पैथो का मतलब होता है डिसीज, लॉगस का मतलब होता है स्टडी. तो सिंपल वे में याद रखिए, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम शुरुआत से ले रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हुए पढ़ रहे हैं. खूब सारे ट्रिक्स आएंगे, खूब सारे निमोनिक्स आएंगे, खूब सारी कहानियां आएंगी, और ये सब्जेक्ट याद होता चला जाएगा. यस, आखिर पैथोलॉजी है क्या? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी ऑफ डिसीज करेंगे एक लाइन में. इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि फार्माकोन मींस ड्रग्स. अब ड्रग्स का मतलब चरस, गांजा, भांग, हीरोइन ये नहीं है. ड्रग्स सिंपली यू कैन से दीज आर अवर डिफरेंट मेडिसिन्स. ओके, फाइन. तो आप याद रखेंगे ड्रग्स का मतलब दवाइयां हैं. ओके, यस, लॉगस, दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड लॉगस. लॉगस मीन्स सिंपली स्टडी. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द स्टडी ऑफ मेडिसिन, स्टडी ऑफ ड्रग्स is known as pharmacology, और माइक्रोबायोलॉजी
जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे कई सारे माइक्रोबियल ऑर्गन हैं, इनकी स्टडी, यस, माइक्रोबियल organism, and this is our word logos means study. So study of our microbial organism. अब माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीजें आती हैं? यस, यू कैन इजिली से, हम इसमें पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। यस, वी विल सी अबाउट आवर डिफरेंट वायरसेस, वायरोलॉजी पढ़ेंगे, बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे, हम और भी फंगस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज आवर माइकोलॉजी पोर्शन, और इसी तरीके से हम पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सो दीज आर आवर डिफरेंट पार्ट्स which we have to study. Okay, so now first we are going to look how to study pathology. Okay, and what are the our different textbooks which we are going to refer step by step. So try to understand what are the our different points. Yes, first we are going to look how to study the pathology. जैसा कि हम देख चुके हैं कि पैथो प्लस लॉगस means you can say study of disease is known as the pathology. अब हमें यह समझना है कि आखिर डिसीज किसे कहते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन में हम कहेंगे डिस प्लस इज, दैट इज द डिसीज। डिसीज वर्ड को तोड़िए और उसको समझिए। यस, स्टडी ऑफ द डिसीज is known as the pathology. And what is a disease? Dis plus is, difficulty in easiness. What is a disease in easy word? Difficulty in easiness. This is known as disease. समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लो मैं अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी करता हूं, सुबह उठता हूं, ओके, नहाना धोना होता है, ब्रश करना होता है, फिर मैं ऑफिस जाता हूं, फिर शाम को वापस आता हूं, ओके, और फिर सोता हूं। तो ये एक डेली रूटीन एक्टिविटी। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज बॉडी में हो जाए, सपोज पेन इन एब्डोमेन, पेन इन चेस्ट, एनी काइंड ऑफ द थिंग, ओके, जिसके कारण मैं अपनी डेली एक्टिविटी कंफर्टेबली नहीं कर पा रहा हूं, डिफिकल्टी इन इजीनेस। अब ये बॉडी से रिलेटेड भी हो सकती है और मेंटल रिलेटेड भी हो सकती है। सो दैट इज द वर्ड डिसीज इन सिंपल वर्ड। तो इन बीमारियों को पढ़ना क्या है? यस, दिस इज द पैथोलॉजी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ा कि हार्ट कैसा होता है, ओके। अब हम देखेंगे कि कई सारी बीमारियां होंगी जिसमें हार्ट का साइज बढ़ गया, दैट इज अ कार्डियोमेगाली, ओके। सो दिस इज अवर नॉर्मल हार्ट। आपने नॉर्मल चीजों को पढ़ा, नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, दैट इज द एनाटॉमी। आपने नॉर्मल इसका फंक्शन पढ़ा, दैट इज द फिजियोलॉजी। इवन हार्ट में कई सारे मॉलिक्यूल्स, कई सारे आइसोएंजाइम, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ये हमारा क्या है? बायोकेमिस्ट्री। समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अब हम सेकेंड ईयर में पढ़ने जा रहे हैं एबनॉर्मल, ओके। एबनॉर्मल, तो ये जो एबनॉर्मल हार्ट है यही तो हमारा पैथोलॉजी है। जैसे कि हार्ट का साइज बढ़ गया, आप कहेंगे ये कार्डियोमेगाली है। और फिर जब हम फाइनल ईयर पहुंचेंगे, व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये था हमारा फर्स्ट ईयर। यहां पर हम देखने जा रहे हैं सेकेंड ईयर, और फिर हम पहुंचेंगे अपने फाइनल ईयर सब्जेक्ट में, जैसे कि मेडिसिन सर्जरी। तो यहां पर हम इन्हीं चीजों का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे जिसके लिए हमने एमबीबीएस को अपना कैरियर बनाया है, ओके। सो इन अवर फाइनल ईयर वी हैव टू रीड द ट्रीटमेंट, फाइन। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि पैथोलॉजी के लिए हमें क्या करना है। सी हियर, दिस इज योर टेक्स्ट बुक, फाइन। द बेस्ट टेक्स्ट बुक फॉर द पैथोलॉजी, दैट इज अवर Robbins, okay, all over the world, the most standard textbook. You will see the Robbins pathology, and right now the 10th edition is running, okay. So you can look for this our textbook. ये एक ऐसी टेक्स्ट बुक है, बहुत ही स्टैंडर्ड है, पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है।
अगर मान लो आप एग्जाम दे रहे हैं, एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हैं, नेशनल लेवल एग्जाम दे रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल एग्जाम दे रहे हैं, तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए सबसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इसे मानी जाती है। ओके, यस, इसके लैंग्वेज थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट इवन अगर आप इसे कर सकते हैं, नो डाउट ये सबसे बेस्ट है। फाइन, सो यू हैव टू फॉलो दिस टेक्स्ट बुक। ओके, दैट इज द अवर रॉबिन्स। फाइन, but during the exam, many times we are facing the problem to reproduce the knowledge from this textbook. Okay, तो कुछ सिंपल बुक्स का भी हमको मदद, उसका सहारा हमको लेना पड़ता है। जैसे कि आप हमेशा याद रखेंगे, कॉलेज है, ये स्कूल नहीं है, तो कॉलेज टाइम में हमें हर सब्जेक्ट की 2-3 बुक्स पढ़नी पड़ती है। सो आई एम टेलिंग यू द अनदर टेक्स्ट बुक, हर्ष मोहन। ओके, सो दिस इज अवर वन मोर टेक्स्ट बुक, हर्ष मोहन। इसका लैंग्वेज काफी इजी है। ओके, और इनकी चीजों को हम आसानी से रिप्रोड्यूस करते हैं, दिमाग में ये रिकॉल होता है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए हम आंसर काफी आसानी से लिख पाते हैं। सो दिस इज द अवर अदर टेक्स्ट बुक। तो जब हम पैथोलॉजी की बातें करेंगे तो हम इन 2 बुक्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। इट इज दीज आर द वेरी पॉपुलर टेक्स्ट बुक। ओके, और अगर बाय द वे दोनों टेक्स्ट बुक में कोई कंट्रोवर्सी आई तो डेफिनेटली हम किसको प्रिफर करेंगे? रॉबिन्स की टेक्स्ट बुक को। दिस इज रामायण, दिस इज गीता, दिस इज कुरान, दिस इज द बाइबल। ओके, द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑफ द पैथोलॉजी फॉर द अंडर ग्रेजुएट लेवल। ओके, लेकिन चीजों को आसान बनाने के लिए हम इंडियन ऑथर हर्ष मोहन सर की बुक को भी फॉलो करते हुए चलेंगे। ओके, सो दीज आर आवर पॉइंट्स। अब सवाल यह है कि पैथोलॉजी को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मान लो कोई पेशेंट आता है जिसको हो गया पैनक्रियाटाइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियास, सो इट इज नॉट द नॉर्मल। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि पैनक्रियास क्या होता है, गेटिंग द पॉइंट। लेकिन अब इस साल हमको देखना है कि पैनक्रियास में बीमारियां कौन कौन सी होती है, और वो बीमारियां पैथोलॉजी के अंडर में हम पढ़ेंगे। फिर उस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयां कौन कौन सी होती है, तो ये हम फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे। और इसके साथ में ये कौन कौन से माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है जो पैनक्रियास में बीमारी कर सकते हैं, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो वायरस है, या फिर वो किसी तरीके का फंगल इंफेक्शन या पैरासाइट है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन होता है। सो जस्ट आई एम पुटिंग, अगर मान लो हम कोई चीज पढ़ रहे, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं पैनक्रियाटाइटिस। यस, ये एक डिसीज है डेफिनेटली, तो इसकी जो स्टडी है वही पैथोलॉजी है। तो कभी भी जब आप कोई चीज पढ़ेंगे तो बेटा ये हमारा पहला वीडियो है, पहली क्लास है, याद रखेंगे कि कुछ चीजें हमें फॉलो करनी। सबसे पहले किसी चीज का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, गेटिंग द पॉइंट। तो उस चीज का हमें प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन देना है और कुछ की पॉइंट्स सबसे पहले बताने हैं। एग्जाम में, थ्योरी में भी आपको यही काम करना है। ओके, अब इसके बाद आपको देखना है कि वो बीमारी किस चीज के कारण होती है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ दैट डिसीजेस। फाइन, सो वी आर गोइंग टू लुक व्हाट आर द अवर कॉज ऑफ द डिसीज, तो इसे हम कहते हैं ईटियोलॉजी। अब अक्सर सेकेंड ईयर की शुरुआत में कंफ्यूजन होता है कि ये ईटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस क्या है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ई, इस ई को धक्का दे दो। अगर आप इस ई को धक्का दोगे तो ये ऐसा गिर जाएगा। अगर ये ऐसा गिर रहा है तो ये डब्ल्यू जैसा दिख रहा है, तो डब्ल्यू से याद रखिए वाई ऑफ डिसीज। किसी बीमारी का क्यों जो है वो ईटियोलॉजी कहलाता है। और यू कैन से दिस इज कॉज ऑफ डिसीज। जैसे कि मैं अगर आपसे सवाल करूं कि कोरोना हो गया, कोविड हो गया, तो सवाल यह है कि कोविड क्यों हुआ? आपका आंसर है कोविड वायरस के कारण हुआ, कोरोना वायरस के कारण हुआ। तो ये जो कोरोना वायरस है वही ईटियोलॉजी है। सो देयर आर द डिफरेंट कॉज ऑफ द डिसीजेस वी विल रीड। जैसे कि यस, हम देखेंगे किसी भी बीमारी के बायोलॉजिकल कॉज होते हैं, और इस बायोलॉजिकल कॉज में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, ये सारी चीजें आएंगी। यस, किसी भी बीमारी का
फिजिकल कॉज भी होता है, ओके, किसी डैमेज के कारण हो सकता है, एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, चोट के कारण हो सकता है। इसी तरीके से किसी भी बीमारी का और भी आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि रेडिएशन के कारण वो बीमारी हो सकती है, कई सारे कैंसर, हम देखेंगे कई सारी बीमारियां एबनॉर्मल जीन्स पैटर्न के कारण होती है, तो जेनेटिक्स के कारण। कई सारी बीमारियां खानदान में रन करती है, तो फैमिलियल कॉज आपको देखने के लिए मिलेंगे। यस, कई सारी बीमारियां किसी पर्टिकुलर रेस में होती है, तो रेशियल कॉज आपको देखने के लिए मिलेगा। मेनी मेनी डिसीजेस दे आर ऑटो इम्यून इन ओरिजिन, तो हम इम्यूनोलॉजिकल कॉज देखेंगे। कई सारी बीमारियां हैं उनका कारण पता ही नहीं है, उनके कारण को सिर्फ इडियट जानता है, और इडियट क्या जानता है? कुछ नहीं। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं इडियोपैथिक, और यू कैन से अननोन। तो ऐसे कई सारी बीमारियां देखेंगे, और हर बार आपको बेटा क्या करना है? ऑलवेज यू हैव टू काउंट दिस कॉजेस। तो एक चीज समझ में आ गई, अगर एग्जाम में आया ईटियोलॉजी ऑफ द एनी काइंड ऑफ द डिसीज, तो वो बीमारी क्यों हुई ये आपको बताना है। अब ईटियोलॉजी के बाद में कभी भी आप जब पढ़ेंगे तो अगला हेडिंग आपको पता होना चाहिए, दैट इज पैथोजेनेसिस। ऑलवेज वी हैव टू स्टडी द पैथोजेनेसिस रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट। ये पैथोजेनेसिस क्या है? एक लाइन, हाउ ऑफ डिसीज इज नोन एज पैथोजेनेसिस। हाउ, यस, कोई बीमारी कैसे हुई। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज, यस, कोविड 19 इंफेक्शन। कोविड 19 एक बीमारी है, कोरोना, ओके। ये क्यों हुआ? ड्यू टू कोरोना वायरस। अब हुआ क्या कि ये कोरोना वायरस जो था वो मेरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ, ओके, इन्फेक्टेड थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू अंदर आया। अब अंदर आकर के ये लंग्स को इन्वेड किया, लंग्स की जो इपिथेलियम है उसके अंदर घुस गया। अब इसको इन्वेड करने के बाद में वहां पर ये कई सारे केमिकल मीडिएटर, इंफ्लेमेटरी केमिकल मीडिएटर रिलीज किया, और इस कारण से वहां पर बहुत ज्यादा सीवियर इंफ्लेमेशन हुआ, इडीमा, फ्लूइड रिटेंशन, ये सारी चीजें हुई, जिसके कारण ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आई, और फिर आपने देखा कि उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो एक एग्जाम्पल हमने देखा कि कोविड का जब इंफेक्शन होता है किस तरीके से होता है। आपने बताया सर सबसे पहले कोरोना वायरस आया, फिर उसने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंट्री मारी, लंग को उसने छेद किया, लंग को इन्वेड किया, फिर उसके बाद खूब सारे केमिकल मीडिएटर रिलीज किए, और फिर उसके बाद वहां पर खूब ज्यादा पानी जमा हुआ, आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद डेथ हो गया। तो आप बता रहे हैं कि सर पहले कोरोना वायरस आया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। आप बता रहे हैं कि बीमारी कैसे हुआ। तो ये जो आप बता रहे हैं कि बीमारी कैसे हुई, यही तो हाउ ऑफ द डिसीज है, यही तो पैथोजेनेसिस है। और इस हाउ ऑफ द डिसीज के टॉप में जो बैठा हुआ है, यस, यही आपका क्या है? ईटियोलॉजिकल एजेंट, ईटियोलॉजी। और ये जितने भी स्टेप आप देख रहे हैं यही हमारा है पैथोजेनेसिस। गेटिंग द पॉइंट? मतलब पैथोजेनेसिस में आपको कहानी बतानी है कि किस तरीके से कोई बीमारी स्टेप बाय स्टेप होती है, और ये बहुत प्यारा है। याद रखिए, एनाटॉमी में कोई आर्टरी किसी नर्व के बाजू में है तो है, उसमें क्या लॉजिक है, ओके। लेकिन ये पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। यहां पर लॉजिक लगता है कि हाँ भाई कोरोना की एंट्री हुई तो वो लंग के अंदर आया, लंग के अंदर आया, फिर उसने केमिकल मीडिएटर रिलीज किए, और फिर वहां पर फ्लूइड का रिटेंशन हुआ, और इस कारण सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। और अगर आपने उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो उसकी डेथ पॉसिबल है। तो ये बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, आपको इस सब्जेक्ट में बहुत मजा आने वाला है, ओके। सो दिस इज अबाउट द अवर पैथोजेनेसिस, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस को मिला करके हम
ईटियोपैथोजेनेसिस भी कहते हैं। अब इस पैथोजेनेसिस के पढ़ने के बाद अगली चीज कभी भी आप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ग्रॉस एग्जामिनेशन। सी हियर, हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेन पार्ट ऑफ द पैथोलॉजी। यस, बीमारी कैसे दिखेगी, सो वी आर लुकिंग द एग्जामिनेशन। जैसे कि पैनक्रियाटाइटिस है या फिर कोविड का कंडीशन है तो लंग कैसा दिखेगा, ये सारी चीजें हमें जाननी है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जामिनेशन करेंगे तो दो चीजें, एक ग्रॉस एग्जामिनेशन और दूसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ग्रॉस एग्जामिनेशन मतलब चीजों को बाहर से देखना है, ग्रॉस देखना है। जैसे कि कोविड हुआ है तो लंग बाहर से कैसा दिखेगा। ओके, सो दिस इज अवर नेकेड आई एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो हमें माइक्रोस्कोप लगा के देखना है, हमें टिश्यू के अंदर झांकना है। सो वी विल डू अवर माइक्रोस्कोपिक व्यू। और माइक्रोस्कोप जब आप लगा के देख रहे हैं तो अब फिर से आपको एनाटॉमी की हिस्टोलॉजी बेसिक जरूरत पड़ेगी। याद रखेंगे हिस्टोलॉजी इज नॉर्मल, लेकिन अब ये जो पैथोलॉजी हम पढ़ रहे हैं यहां पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो हमारा एबनॉर्मल ऑर्गन को इंडिकेट करेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैथोलॉजी। ओके, हम पैनक्रियाटाइटिस का अगर पेशेंट आया तो पैनक्रियास को बाहर से देखेंगे, फिर पैनक्रियास को कट करेंगे और पैनक्रियास के अंदर देखेंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज अवर ग्रॉस एंड द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फाइन, यस। और अब इस एग्जामिनेशन के बाद, यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एग्जाम्पल भी हम लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिए, यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी हियर, सपोज दिस इज लीवर। ओके, अब एक पेशेंट आया हमारे पास जिसको लीवर में इंफ्लामेशन हो गया, हेपेटाइटिस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मान लो किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हुआ है तो ग्रॉस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका लीवर साइज में बड़ा हो गया है और लाल लाल हो गया है, इन्फ्लैम्ड हो गया है। ओके, तो आपको बाहर से कुछ चीजें चेंजेस नजर आएंगे। ओके, सो यू विल सी इंक्रीज साइज, रेड ब्लड सप्लाई बढ़ गई है जिसको हम हाइपर एमिक बोलेंगे, खूब ज्यादा ब्लड आ जाता है इसको हम कहेंगे कंजेस्टेड, फूल जाता है क्योंकि इसमें पानी जमा हो जाएगा, सो यू विल से इडिमेटस, यस, सोलेन अपीयरेंस। तो हम आने वाले क्लासेस में इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें रेड, हाइपरमिक, कंजेस्टेड, इडिमेटस, सोलेन, ये सारी चीजें देखेंगे। अब हम माइक्रोस्कोप लगा करके देखेंगे, तो जब हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो लीवर के अंदर आपको याद है वही हमारा सेंट्रल वेन, इसके चारों ओर हमारे, यस, यू कैन रिकॉल हेपेटिक कॉर्ड, हेक्सागोनल लोब्यूल दैट इज सीन। ओके, लेकिन क्योंकि ये इन्फ्लैम्ड है, जस्ट वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, आई एम नॉट टेकिंग टू मच टाइम। सेंट्रल वेन, तो इस तरीके से आपको हिपेटिक कॉर्ड, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन इन्फ्लामेशन है तो अब आपको यहां पर इन्फ्लामेटरी सेल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स, ये सारी चीजें नजर आएंगी। सो यू विल सी द इन्फ्लामेटरी सेल्स। तो आप माइक्रोस्कोप लगा करके देख रहे हैं किसमें, इस एबनॉर्मल लीवर के अंदर। सो दिस इज आवर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यहां पर हमारा पैथो खत्म होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यही पैथोलॉजी हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यस, इट इज कन्वर्टिंग इनटू द आवर मेडिसिन, इट इज कन्वर्टिंग इनटू द सर्जरी। और आगे के स्टेप में हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, तो दिस इज अवर सिंपली द क्लिनिकल फीचर पार्ट। ओके, तो हम देखेंगे जैसे हेपेटाइटिस है, अगर मुझे हेपेटाइटिस हो गई तो मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है, स्पेशली एट द पोजीशन ऑफ द लीवर, तो मैं बोलूंगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है। ओके, पेन। ओके, और मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर साहब खाना ठीक से नहीं खिला रहा है, नौजिया है, वोमिटिंग है, ओके, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, फाइन, वेट लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। यस, रिमेंबर, पेशेंट जो चीजें बताता है उसको हम कहते हैं सिम्टम,
यस, द फीचर्स विच आर टोल्ड बाय द पेशेंट नोन एज सिम्टम्स, और फिर आप उसको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, तो इसे हम कहेंगे साइंस। सिम्टम्स दे आर टोल्ड बाय पेशेंट बट साइंस दे आर टोल्ड बाय डॉक्टर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मेडिसिन में काम आएगा। फाइन। और इस क्लिनिकल फीचर के बाद आप एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि इस पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, ओके, और उसको नॉजिया है, वोमिटिंग है, वेट लॉस हो रहा है, तो लीवर का इन्वॉल्वमेंट है। चलो कंफर्म करने के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन, यस, दे आर डन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द डिसीज, जैसे कि सिंपल एक लीवर फंक्शन टेस्ट, और भी आप कर सकते हैं अवर डिफरेंट ब्लड प्रोफाइल, और भी जरूरत के अकॉर्डिंग आप एक्सरे, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारी चीजें करवाते हैं। तो ये है हमारा इन्वेस्टिगेशन, और इनके बेसिस में फिर आप एक कंफर्म डायग्नोसिस बनाते हैं कि हाँ, इस आदमी को हेपेटाइटिस सी है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। याद रखेंगे कि ट्रीटमेंट के दो तरीके। पहला तरीका ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स, ओके, जिसको हम कहेंगे सिम्टमैटिक ट्रीटमेंट। ये सिम्टमैटिक ट्रीटमेंट क्या है? अगर किसी को दर्द है तो दर्द निवारक दवाइयां दे दो, पेन है तो पेन किलर, इंफेक्शन है तो एंटीबायोटिक, इम्यूनिटी अगर ज्यादा बढ़ी हुई है तो इम्यूनोसप्रेसिव, सिंपल, ओके। दूसरी चीज, अगर मान लो, यस, व्हाट यू विल डू, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अलावा ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, ओके। आखिर मेन किस कारण से उसे बीमारी है? सपोज कोविड है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो आप उसे वेंटिलेटर दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, दैट इज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। लेकिन कोविड है, कोविड वायरस के कारण हुआ, तो उस कोविड वायरस को किल करना है, उसे बॉडी से हटाना है, दैट इज द अवर ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज। याद रखेंगे कि इस लाइन के ऊपर पैथोलॉजी है, और इस लाइन के नीचे, यस, इसी पैथोलॉजी को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो इस क्लिनिकल फीचर से लेकर के ट्रीटमेंट तक का जो पोर्शन है, यही कन्वर्ट हो जाता है हमारे मेडिसिन और सर्जरी में। तो ये जो पैथोलॉजी, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। पैथोमेडिसिन, मेडिसिन, सर्जरी, इवन ऑप्स गायनीपीडिया, ये कुछ अलग चीज नहीं है, पैथोलॉजी का एक्सटेंशन ही हमारा मेडिसिन सर्जरी है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो अब हम इन सभी चीजों को डिटेल में देखने जाएंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि फार्मेकोलॉजी में हमें क्या करना है। सो फार्मेको प्लस लॉजी, दिस इज अवर स्टडी ऑफ द ड्रग। मैंने आपको बताया फार्मेको मीन्स ड्रग्स, और लॉगस मीन्स सिंपली स्टडी। स्टडी ऑफ द ड्रग्स इज नोन एज फार्मेकोलॉजी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें जब भी हम कोई दवाई को पढ़ेंगे, फाइन, तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, क्लासिफिकेशन। फार्मा अपने आप में एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ा रटना पड़ता है और कई सारी चीजें कॉन्सेप्ट होती है। क्लासिफिकेशन, यहां पर आपको रटना पड़ेगा, चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ समझ करके उसको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। कोई भी आप दवाई पढ़ते हैं, जैसे कि खांसी की दवाई हो या सर्दी की दवाई हो, आपको उसे कई सारे कैटेगरीज देखने के लिए मिलते हैं। तो नो एक्सक्यूज, पहली चीज आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हाई बीपी अगर मान लो किसी पेशेंट में है, तो उस आदमी की बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम अल्फा ब्लॉकर देंगे, हम बीटा ब्लॉकर देंगे, हम अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर देंगे, हम एड्रिनलिन, नॉर एड्रिन को सप्रेस करने वाली दवाइयां देंगे। तो ऐसे हमें कई सारे क्लासिफिकेशन पढ़ने पड़ेंगे। अगला, किसी भी दवाई को जब आप पढ़ेंगे तो उस दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल पता होना चाहिए कि वो दवाई कैसे काम करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, यस, एक ड्रग हम पढ़ेंगे प्राजोसिन। ये जो प्राजोसिन है, ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो अब मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगा कि अल्फा रिसेप्टर क्या है। अल्फा रिसेप्टर, दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ द रिसेप्टर लोकेटेड इन द ब्लड वेसल। जब ये अल्फा रिसेप्टर, सी हियर, ये हमारा ब्लड वेसल है, इसमें है हमारा अल्फा रिसेप्टर। जब भी ये अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो ये ब्लड वेसल नैरो हो जाता है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये फैला हुआ है तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? डेफिनेटली ये फैला हुआ है तो इसके अंदर प्रेशर कम है, फिजिक्स लगाना है।
और अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो अब इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया, तो अल्फा रिसेप्टर क्या करता है, यस, अल्फा रिसेप्टर के कारण आपको वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो हम एक ऐसी दवाई देंगे जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से हम किसी भी दवाई में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद आपको उस दवाई का यूज पढ़ना है। यस, आखिर वो दवाई किस बीमारी के लिए हम यूज कर रहे हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। अगर किसी आदमी में बीपी बढ़ा हुआ है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव यूज कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि वो ड्रग किस कैटेगरी में है, एंटी हाइपरटेंसिव। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से उसने बीपी को कम किया, ये हमें ऑब्जर्व करना है। फिर क्या यूज है, नाम से क्लियर है ये एंटी हाइपरटेंसिव है, ये बीपी को कम करेगा। और फिर लास्ट में हर दवाई के कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। व्हाट इज द यूज, द डिजायर्ड इफेक्ट। मैं कोई दवाई खाता हूं, मेरी बीपी ज्यादा है, मेरा बीपी कम हो जाता है, तो ये डिजायर्ड इफेक्ट है, यूज है। मैं कोई दवाई खाता हूं, बीपी तो कम हो गया लेकिन मुझे उल्टियां शुरू हो गई, दिस इज अनडिजायर्ड इफेक्ट। दैट अनडिजायर्ड इफेक्ट इज नोन एज एडवर्स इफेक्ट। ओके, तो यूज यू कैन से दैट इज desired effect of the drug, adverse effect that is yes undesired इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो कभी भी अब हम फार्मेकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसे किस तरीके से पढ़ेंगे, यस, वी विल सी द क्लासिफिकेशन, वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वी विल सी द यूज, वी विल सी द एडवर्स इफेक्ट। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जो हमने फर्स्ट एमबीबीएस में पढ़ा था। यस, याद करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी पेशेंट में सोडियम और वाटर की कमी हो जाए, फाइन, किसी पर्सन में यस अगर मान लो ब्लीडिंग हो जाए, हाइपोवॉल्यूम में हो जाए, ओके, तो इस कारण से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेशन हो रहा था। ओके, किस तरीके से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था, यस, रेनिन हार्मोन रिलीज हो रहा था और ये जो रेनिन हार्मोन था वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर रहा था। यस, सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजेन, इट इज बेटर टू से एंजियोटेंसिनोजेन, इसको कन्वर्ट कर रहा था वो एंजियोटेंसिन 1 में। गेटिंग द पॉइंट? अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 था ये फिर कन्वर्ट हो रहा था हमारे एंजियोटेंसिन 2 में। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से आप देख रहे थे कि रास सिस्टम रन करता है। आई एम शोइंग यू renin angiotensin system, you can see any kind of the flow chart you can catch. Yes, this is beautiful, eye catching. So we are adding this one for your notes. See here, और इससे फिर हम किसी दवाई को किस तरीके से पढ़ना ये हम देखने जा रहे हैं। See here, yes, you can observe कि किडनी से निकला रेनिन और ये जो रेनिन है दिस इज कन्वर्टिंग आवर एंजियोटेंसिनोजेन into the angiotensin 1. yes, angiotensin it is converting into the angiotensin 1. अब आपका क्वेश्चन आता है कि लंग से सिक्रेट होता है एक एंजाइम, दैट इज आवर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ACE है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो हमारे अलग अलग सेल्स में एक स्पेशल रिसेप्टर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इस पर बाइंड होता है और उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। फाइन, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण, यस आई एम राइटिंग हियर अगेन, यस, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण आप देखेंगे कि जैसे ये ब्लड वेसल है, एंजियोटेंसिन 2 आया
और उसने वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन पैदा किया। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने पर आप वहां पर देखेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, सो इन अ सिंपल वे दिस एंजियोटेंसिन 2 it is further going to convert into the angiotensin 3, that all, but right now आप याद रखेंगे कि हां ये क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है कैसे, बेटर टू से वन रिसेप्टर, ये बाइंड करेगा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, इट बाइंड्स टू अवर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से बाइंड होता है और इस कारण फिर ये क्या करेगा, यस, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जब वेसल नैरो होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। सो देयर इज द इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इस तरीके से आप एग्जाम में थ्योरी में लिख सकते हैं, चीजों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को बढ़ाता है। और हमें फिजियोलॉजी से पता है कि एल्डोस्टेरोन का जब भी सिक्रेशन बढ़ता है तो सोडियम वाटर रिटेंशन बढ़ता है। और इसके साथ में आपको पता है कि सोडियम वाटर रिटेंशन होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ओवरऑल आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट में सोडियम और वाटर की कमी हुई, हाइपोवॉल्यूम हुआ, तो किडनी एक्टिवेट होता है, रास सिस्टम का एक्टिवेशन होता है, रेनिन निकलता है जो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के कारण एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टिंग टू द एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिनोजेन, angiotensin 1, angiotensin 2, there is a angiotensin 3 also but we are not describing। और फिर अल्टीमेटली वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से बाइंड होकर के वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कुछ दवाइयां। अगर किसी आदमी में बीपी हाई है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल लॉजिक लगाना है, सिंपल लॉजिक। आप देख रहे हैं सोडियम और वाटर, इसने रास एक्टिवेट किया, रेनिन रिलीज हुआ, तो पहली दवाई वी विल रीड, यस, दैट इज अवर रेनिन इनहिबिटर। एवरीबॉडी यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट। बेटा रेनिन को अगर इनहिबिट कर दोगे तो बीपी, ये साइकिल चलेगा नहीं, बीपी बढ़ेगा नहीं। सो दिस रेनिन इनहिबिटर इज वेरी गुड ड्रग। अब हम इन दवाइयों के नाम याद करेंगे, ये बहुत मुश्किल होते हैं लेकिन हम फनी ट्रिक भी बनाएंगे। इस दवाई का नाम है एलिस कीरेन। ओके, अब मजेदार तरीके से हम इसको याद करेंगे। हम इसके नाम को क्या कर लेंगे, एलिस को कर लेंगे आलसी और किरण को कर लेंगे किरण। ओके, यस, यू नो शाहरुख खान, हे सच काइंड ऑफ द वे। ओके, हे किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं किरण। ओके, तो इस तरीके से आप उस किरण कैरेक्टर को याद रखिए, शाहरुख खान को याद रखिए, फनी वे में याद रखिए कि किरण बहुत आलसी है और जब आलसी किरण एक्टिवेट होती है तो डेफिनेटली आलस जब आता है, जब सुस्ती छाती है तो बीपी कम हो जाता है। सो दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। इन दिस फनी वे यू कैन रिमेंबर द नेम्स ऑफ द ड्रग। ओके, अब इसी तरीके से और क्या कर सकते हैं हम, एंजियोटेंसिन 1, चलो ये आगे एक्टिवेट हो गया, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बना, एसीई बना। तो एक काम करते हैं, अगर पहला स्टेप ब्लॉक नहीं हुआ तो हम दूसरा स्टेप ब्लॉक कर देते हैं। वी विल गिव द एसीई इनहिबिटर। अगर आपने ये दवाई दिया तो अब साइकिल आगे रन नहीं करेगा और पेशेंट का बीपी नहीं बढ़ेगा। ओके, सो वी विल लर्न अबाउट दिस अवर एंजियोटेंसिन इनहिबिटर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरी कैटेगरी है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप ऑफ द ड्रग, दैट इज अवर कैप्टोप्रिल। ओके, कैप्टोप्रिल, किसी भी तरीके से आप इसका नाम याद रख सकते हैं, कैप्टोप्रिल। ओके, कैप्टन अमेरिका यू नो, तो कैप्टो आप याद कर लीजिए और प्रिल किसी भी तरीके से इस नाम को बैठा लीजिए। तो इसके बारे में हम कई सारे ट्रिक्स और निमोनिक्स देखेंगे। कैप्टोप्रिल से ही कई सारे इसके साइड इफेक्ट, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद होंगे। वी विल सी। ये जो दवाई है, सी से कफ करेगी, ए से एंजियोएडिमा करेगी, ओके, पी से यस ये पोटेशियम का लेवल को चेंज करेगी, टी से ये टेरेटोजेनिक होता है,
ओ से ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करता है। इस तरीके से हम इसकी हर चीज को याद करते चलेंगे, कैप्टोप्रिल में ही इसके सारे आपको इफेक्ट नजर आएंगे। ओके, और हम देखते हैं अगर मान लो चलो एसी इनहिबिटर काम नहीं किया तो आप देखते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 किससे बाइंड हुआ, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से। तो हम और भी कुछ दवाइयां दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। सो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, अगर आपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे दिया तो भी बीपी नहीं बढ़ा। चलो बाय द वे आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ ऐसी दवाइयां दीजिए जो वेसो डायलेटेशन कर दे, तब भी आपका बीपी जो है वो कम हो जाएगा। और इसके साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे हैं कि इस पेशेंट में सोडियम और वाटर बढ़ा हुआ है, इसलिए इस पेशेंट को बोलेंगे सोडियम कम खाओ, यस नमक कम खाओ। बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट जो हर डॉक्टर कहता है बीपी के पेशेंट को। इवन वाटर का रिटेंशन है तो ऐसे पेशेंट को पानी भी कम पीने के लिए कहा जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आपको बेसिक पैथोलॉजी पता है, यस ये पैथोजेनेसिस ही तो है, राज सिस्टम पैथोफिजियोलॉजी, तो आप उसके साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे फार्मेकोलॉजी को। ओके, सो दिस इज आवर पॉइंट, हाउ वी हैव टू रिमेंबर। तो अब हम अपनी ये क्लासेस के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखा कि फार्मेकोलॉजी को 4 हेडिंग में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज और एडवर्स इफेक्ट। और साथ में हमने देखा कि पैथोलॉजी को कुछ हेडिंग में पढ़ना है। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो डेफिनेशन, फिर एटियोलॉजी, फिर उसके बाद बेटा हमको पढ़ना है यस पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के बाद में फिर हम देखेंगे यस वी विल सी अबाउट आवर क्लिनिकल फीचर, we will see few points regarding the investigation, we will see regarding the treatment। और एक्चुअली ये जो चीजें हैं ये है हमारा मेडिसिन सर्जरी। सो दिस इज द आवर फर्स्ट क्लास, how to study the pathology, how to study the pharmacology। Now slowly we will do our more classes। Please inform your friends, join our WhatsApp group, join our app, join our YouTube channel, make this group healthy। अभी हम यहां पर कम है, ये पहली क्लास थी, धीरे धीरे यहां पर ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते जाएंगे एंड वी विल लर्न, वी विल एंजॉय ईच एंड एवरी पॉइंट। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लाइव डाउट डिस्कशन सेशन। कोई भी डाउट हो बेटा आप बेहिचक बेधड़क पूछ सकते हैं। थैंक यू।